हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर थर्ड कंप्लीट करने वाले हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। इस चैप्टर का नाम है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने में, और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे पीसीएस हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो सिविल सर्विस का, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी कब बनती है? दिल्ली, जिसे आज आप इंडिया की कैपिटल के रूप में जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई एज अ सिटी और कहाँ से इसका इतिहास माना जाता है, इसको यहाँ पर हम समझेंगे। दिल्ली 12th सेंचुरी में सबसे पहली बार एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनती है। उससे पहले दिल्ली एक सिटी नहीं थी, और दिल्ली में सबसे पहली बार जिस किंगडम ने रूल किया वो थी तोमर डायनेस्टी। तोमर राजपूत्स जो थे, उन्होंने दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाया था, और जिनको बाद में डिफीट मिली थी जो अजमेर के चौहान डायनेस्टी थी उनसे मिड 12th सेंचुरी में, जिनको हरा दिया गया था। किसको? तोमर राजपूत्स को। तोमर एंड चौहान डायनेस्टी के अंडर ही दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर बन गया था। एंड यहाँ पर उस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं 12th एंड 13th सेंचुरी की, जहाँ पर जैन रिच मर्चेंट्स होते थे, वो इस सिटी में रहा करते थे। उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे, कॉइन्स को मिंट करवाया था, और उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है। उन कॉइन्स को कहा जाता था दहलीवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दहलीवाल क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले जिस किंगडम ने रूल किया था, तोमर किंगडम ने, उस टाइम पर यहाँ पर कई जैन रिच मर्चेंट्स रहते थे। उन्होंने कॉइन्स को मिंट करवाया था, और उन कॉइन्स को कहा जाता है दहलीवाल। दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनटू अ कैपिटल, एक कैपिटल जब बनी है, और उसमें एक सब कॉन्टिनेंट के एक वास्ट एरिया पर जो कंट्रोल किया गया, उसकी शुरुआत मानी जाती है दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन से। और दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कब रखा गया इंडिया में? 13th सेंचुरी में। तो ये सभी जो डेट्स हैं ये भी आप लोग याद रखें। 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है भारत में, और उसके बाद ही दिल्ली एक कैपिटल बना, और जिसने सब कॉन्टिनेंट के एक वास्ट एरिया पर कंट्रोल किया था। दिल्ली सुल्तान्स ने कई सिटीज़ को बनवाया था इस एरिया में, जिसे आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं, जैसे कि दिल्ली या कोहना, सीरी एंड जहाँपना। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि दिल्ली सुल्तान्स ने यहाँ पर बनवाई थी। फाइंडिंग आउट अबाउट दी दिल्ली सुल्तान्स। जब भी हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, जिनसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। और इसके अलावा भी कुछ अदर राइटिंग्स हैं जिनको हिस्ट्रीज कहा जा रहा है, तारीख, तवारीख। इन सभी राइटिंग्स के ये जो नेम्स हैं वो पर्शियन नेम्स हैं। इनसे भी हमें जो दिल्ली सुल्तान्स हैं उनके बारे में पता चलता है। 1236 में एक दिल्ली जो इल्तुतमिश रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, उनकी बेटी रजिया सुल्तान बनी थी। एक क्रॉनिकलर है मिनहाज सिराज, जिसकी हमने चर्चा प्रीवियस वीडियो में भी की है, जिन्होंने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड को सबसे पहली बार यूज़ किया था। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है रजिया सुल्तान को एज अ मोर केपेबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। रजिया सुल्तान के जितने भी भाई थे उन सभी से वो क्वालिफाइड थी, एबल थी, ऐसा बताते हैं मिनहाज सिराज अपनी राइटिंग्स में। दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, जो जर्नी रही है दिल्ली की, एक गैरिसन टाउन से एम्पायर, वो कैसे शुरू हुई और कैसे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गैरिसन टाउन होता क्या है। एक ऐसा सेटलमेंट होता है जो कि जहाँ पर एक मिलिट्री बेस होता है, और सिविलियंस के लिए डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। जो फोर्टिफाइड टाउन्स होते हैं उनको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं गैरिसन टाउन्स। और गैरिसन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं जो टाउन को गार्ड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अर्ली 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान्स थे, वो उनके जो फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे, चारों तरफ से घिरे हुए जो टाउन्स होते थे, उनके बियॉन्ड उनका कंट्रोल नहीं था।
और जो हिंटरलैंड मानी जाती है सिटी की, हिंटरलैंड ऐसी लैंड जो कि किसी पोर्ट या सिटी से बिल्कुल एडजेसेंट है, जुड़ी हुई है, और जो कि सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स सर्विसेज आ रहे हैं, सपोज किसी पोर्ट पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, तो इन लैंड के थ्रू ही अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। सुल्तान्स जो थे उनका हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ पर कंट्रोल बहुत सेल्डम रहा करता था, बहुत कम रहा करता था, और इसलिए उनको ट्रेड के लिए इन पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। और ऐसा भी माना जाता है कि जब स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी, तो शुरुआती दौर जो था उसमें जो बंगाल वाला रीजन था, सिंध, जो दिल्ली से थोड़ा दूर पड़ते थे, उनको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था इन रूलर्स के लिए। इसके अलावा एक और चैलेंज है जो कि दिल्ली सुल्तान्स को फेस करना पड़ा था, मंगोल इन्वेजन्स, जो कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। और इसके अलावा जो गवर्नर्स होते थे किंगडम एम्पायर में, वो भी रिबेलियन कर देते थे जब भी सुल्तान की कोई वीकनेस लगती थी, और कोई भी मौका देख करके गवर्नर्स के रिबेलियंस, मंगोल इन्वेजन्स। तो इस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस थे जो अर्ली सुल्तान्स को फेस करने पड़े थे। और जो एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत का जो कंसोलिडेशन हुआ है, वो गयासुद्दीन बलबन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे, उनके अंडर हुआ। और बाद में चल के खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, एंड तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनके अंडर दिल्ली सल्तनत का कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस तरीके से धीरे धीरे रूलर्स ने अपना कंट्रोल इंडिया में बनाया था। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स। खिलजी डायनेस्टी, जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इसमें थी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, सेकंड नंबर पर खिलजी डायनेस्टी, थर्ड नंबर पर तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। तो जो किंगडम का कंसोलिडेशन हुआ तो उसके लिए उनको, उस कंसोलिडेशन के लिए उनको रिलायबल गवर्नर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती थी, क्योंकि एक पूरे एम्पायर को चलाने के लिए अकेले तो सुल्तान के लिए पूरा सब कुछ कंट्रोल करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किसी के लिए भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत को ज़रूरत थी रिलायबल, विश्वास पात्र गवर्नर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। अर्ली सुल्तान्स जो थे, उन्होंने जो उनके स्लेव्स होते थे, जो मिलिट्री सर्विस के लिए उन्होंने परचेज किए थे, उन पर उन्होंने रिलाई किया था, और जिनको उन्होंने नाम दिया था बंदगान। पर्शियन भाषा का ये नाम है बंदगान। किसके लिए? जो स्लेव्स होते थे उनको कहा है बंदगान, और उनसे ही वो अलग अलग सर्विसेज लेते थे। खलजी ने, तुगलक्स ने इस पूरी ये जो पॉलिसी, जो बंदगान को रखने की जो प्रथा थी, उसको कंटिन्यू किया, और जो हम्बल बर्थ के लोग थे उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस तक वो ले गए थे, और उन्होंने उनको गवर्नर बनाया, जनरल बनाया। लेकिन बाद में चल के इससे ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ गई थी, क्योंकि जो स्लेव्स थे, क्लाइंट्स थे, वो अपने मास्टर के लिए, अपने रूलर के लिए, राजा के लिए तो लॉयल होते थे, लेकिन उनके जो आगे चल के उत्तराधिकारी होते थे, उनके लिए वो कोई लॉयलिटी नहीं रखते थे। इसलिए कई पॉलिटिकल टेंशन्स भी क्रिएट होती थी इसकी वजह से। और जो पेट्रोनेज दिया गया हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को, स्लेव्स को, जिसने एलीट क्लास को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, एलीट जो नोबिलिटी क्लास होता था उसको। और अर्ली सुल्तान्स की तरह ही खलजी, तुगलक जो होते थे, उन्होंने भी मोनार्क्स को अपॉइंट किया था, मिलिट्री कमांडर्स को, एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। अलग अलग टेरिटरीज में मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर, और इस लैंड को कहा जाता था इक्ता। ये इक्ता लैंड थी, और इनके जो होल्डर होते थे उसको बोला जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इनको ज़रूर याद रखिएगा। और इनका क्या फंक्शन होता था? मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को, इक्ताज वाली जो लैंड होती थी उसमें वो मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर। और एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द हिंटरलैंड, और जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़, जो पोर्ट वाला रीजन है, जो सिटीज़ हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेकर के आए, उन्होंने जो लैंडेड चीफ्टेंस हैं या फिर एक पर्टिकुलर टेरिटरी के जो एरिस्टोक्रेट हैं, रिच लैंड लॉर्ड्स हैं, उनको फोर्स किया अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने
बहुत ज़्यादा जो लैंड है उसका असेसमेंट किया, नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और उसने लैंड का असेसमेंट करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया अपने कंट्रोल में, और जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, एक टेरिटरी के जो हेड होते थे, उनको फोर्स किया कि वो टैक्स को पे करें, ठीक है। और जो टैक्स को वो पहले कलेक्ट करते थे उनके उस राइट को भी कैंसिल कर दिया था, और टैक्स पे करने पर बहुत ज़्यादा उनको मजबूर कर दिया था। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने लैंड को मेज़र किया और पूरा अकाउंट केयरफुली अपने पास रखा सुल्तान ने। एंड 3 तरीके के टैक्स पे किए जाते थे अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। एक तो खराज टैक्स होता था जो कि कल्टीवेशन पर लगता था, यानी कि एक जो किसान है उनका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके 50% प्रोडक्शन पर टैक्स लगेगा, उस टैक्स को बोला जाता था खराज टैक्स। सेकंड टैक्स होता था कैटल पे लगता था, और थर्ड टैक्स होता था हाउसेस। तो इन सभी टैक्सेस से ही दिल्ली सुल्तान्स जो है उनके सभी काम हो रहे थे, और उनकी जो रेवेन्यू का सोर्स ये सभी टैक्सेस थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि दिल्ली सुल्तान से के कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि दिल्ली को बंगाल से ही कंट्रोल करना या फिर दिल्ली से साउथ इंडिया वाले पोर्शन को कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जब सदर्न इंडिया को एनेक्स किया दिल्ली सुल्तान्स ने, तो फिर उनको बंगाल को छोड़ना पड़ा, बंगाल इंडिपेंडेंट बन गया था। और उसके अलावा मंगोल्स का इन्वेजन हुआ नॉर्थ ईस्ट ईरान से 1219 में। दिल्ली सुल्तान्स को मंगोल इन्वेजन को भी यहाँ पर फेस करना पड़ा था, और जो मंगोल अटैक्स हैं वो मंगोल अटैक्स अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इन्होंने ही इन अटैक्स ने इन दोनों ही रूलर्स को मजबूर किया कि एक बड़ी सी स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए ताकि वो अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को डिफेंस प्रोवाइड कर सकें। अब हम बात करेंगे 15th-16th सेंचुरी में सल्तनत का क्या स्टेटस रहा। तो 15th-16th सेंचुरी में तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद एंड लोदी डायनेस्टी आती है, जिसने दिल्ली और आगरा वाले रीजन पर अपना कंट्रोल किया और रूल किया। कब तक? 1526 तक। और उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा जो साउथ इंडिया वाला रीजन है वो उसके रूलर्स इंडिपेंडेंट हो गए थे, और उन्होंने काफ़ी अपनी कैपिटल्स को वहाँ पे स्टैब्लिश किया था। और इसी टाइम पर कई नए रूलिंग ग्रुप्स भी इमर्ज कर रहे थे, जैसे कि राजपूत्स हैं, अफगान्स हैं, और एक अफगान रूलर माना जाता है शेरशाह सूरी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1540 से 1545, जिसने अपना करियर शुरू किया था एज अ मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार में उसके अंकल थे, और उसके लिए एक मैनेजर के तौर पर उसने अपना करियर शुरू किया था। बाद में मुगल एम्परर हुमायूं को इसी अफगान ने जो पर्सन था अफगान शेरशाह सूरी बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूलर बनते हैं, लेकिन बाद में चल के उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया था और डिफीट किया था। तो इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो रहा है, जिसमें कई डायनेस्टीज़ आई, स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद लोदी डायनेस्टी, और अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग रीजन्स पर कंट्रोल किया और नए नए डेवलपमेंट्स किए, अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे, और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, कौन कौन से टैक्स उस टाइम पर लगाए जाते थे, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स की शुरुआत हुई, मुगल्स ने अपने एम्पायर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अदर स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। थैंक यू।